Hello everyone, welcome back to Sarkari. So first article is D&I in Indian Advert. DI stands for Diversity and Inclusiveness in Indian Advertisement. तो यहाँ पे बताया हुआ है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है जो ये रिपोर्ट देता है रिगार्डिंग मेन स्ट्रीमिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस इन इंडियन एडवर्टाइजिंग। तो रिसेंटली अभी ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि the heartening news is that India score well on gender representation. Indian ads showed 31% women as a protagonist in 2019. The percentage has gone up substantially in subsequent years. 38% 2020 में, 34% 2021 में, 39% 2022 में और 45%। तो ऐसा देखा जा रहा है कि स्कोर बढ़ता जा रहा है और उसमें मेनली देखा जा रहा है कि वुमेन एक्टिंग एज अ प्रोटैगनिस्ट इन दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर अदर कंट्रीज की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में 39% है, यूरोप में 20% है। तो इंडिया के कंपैरिजन में वो कम है। जैसा कि हम देख रहे हैं 2003 में हम 45% पे पहुंच चुके हैं। सो इसमें यही रिव्यू करने की बात की गई है कि जो भी एड्स बनाइए उनको, ताकि जो कस्टम्स मतलब एथनिसिटी उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना आए। ऐसा जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। तो जेंडर के अलावा भी कुछ सोचने की जरूरत है, चाहे फिर वो एज हो एथनिसिटी हो, ऐसा बोला गया है। और इंक्लूसिव कास्टिंग यानी कि हर कोई इसमें इंक्लूड हो, ऐसा हमें इस टाइप की एड्स होनी चाहिए। किसी एक जेंडर पे भी फोकस नहीं करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जैसा कि स्पेशली वुमेन को बोला जा रहा है फॉर देइंग ओन बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स। तो वो एक पॉजिटिव है, मतलब वो बून है फॉर वुमेन। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस उसमें ब्यूटी को भी दर्शाया जाता है। तो ब्यूटी को पर्सनैलिटी के तरीके से दिखाया जाना चाहिए, ना कि फिजिकल अट्रैक्शन के में। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम उसको किस नजरिए से देखा जाएगा वो। सो दिव्या, यू कैन एड अप इफ यू वांट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग अवेयरनेस के लिए भी किया जा सकता है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर और चीजों से। तो एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा से अलग उन चीजों को भी फोकस में लाया जा सकता है। या फिर जैसे हम कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं तो उनके रिगार्डिंग डीडी नेशनल जैसे चैनल्स के ऊपर एड्स यूज की जाती थी कि किस तरह से किस प्रोडक्ट को यूज करना है या फिर किसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए। तो उस तरह की और चीजों को प्रमोट किया जा सकता है ताकि सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और वो उसके लिए बेनिफिशियल हो। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ये याद रख सकते हैं। भारत और चीन एक का पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि जेंडर बाइस एंड इंक्लूजन इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट कौन देता है? ये यूनिसेफ ने दी है। रिलेटेड टू पीटी फैक्ट्स के रिगार्डिंग मैं बता रही हूँ। भारत चीन ताइपे में डब्ल्यूटीओ इकाइयों से आईसीटी आयात शुल्क विवाद पर फैसला 26 जुलाई तक टला। तो हमें देखने के लिए मिलता है किस प्रकार से विभिन्न विकासशील देशों के द्वारा अलग अलग प्रकार के शुल्क या फिर विभिन्न प्रकार की छूट दी जाती है ताकि उनके जो भी आयात और निर्यात है उसको और जो भी उनके प्रोड्यूसर कंज्यूमर राइट है उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसी के रिगार्डिंग कि भारत चीन ताइपे पे विश्व व्यापार संगठन द्वारा एक विवाद है कि सूचना और प्रौद्योगिकी उत्पादों पर नई दिल्ली का आयात शुल्क के खिलाफ फैसला नहीं लेने को कहा गया है। तो किस तरह से सूचना और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए आयात शुल्क लगाया गया था ताकि राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके जो भी निर्यात करता है उनके माध्यम से। इसलिए तो इस तरह के विवाद हमें एमएसपी में भी देखने के लिए मिलते हैं कि इस तरह से एम्बर बॉक्स सब्सिडी से संबंधित उठते जब जेनेवा में विवाद निपटारन निकाय डीएसबी की बैठक के दौरान हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ से रिगार्डिंग जो भी विवाद होते हैं जेनेवा में, इसके लिए विवाद निपटारन निकाय है जिसे डीएसबी के नाम से जाना जा सकता है। तो डब्ल्यूटीओ के नियम के अनुसार आदेश जारी होने के 60 दिन के भीतर पैनल को फैसले को डीएसबी द्वारा कार्यान्वयन
के लिए अपनाना होगा। इस तरह से जो भी रिपोर्ट में कहा गया है उसमें सूचना और प्रौद्योगिकी उत्पादन पर भारत द्वारा लगाए गए आयात शुल्क वैश्विक व्यापार मापदंडों का उल्लंघन करते हैं। डब्ल्यूटीओ ने इस शुल्क के खिलाफ यूरोपियन संघ, जापान, ताइवान द्वारा दायर एक मामले के बाद यह फैसला सुनाया है। तथा चाइना की बात करते हैं। चाइना ने 2019 में सेलुलर नेटवर्क के लिए टेलीफोन सहित कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों पर लगाए गए आयात शुल्क को लेकर डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तो इस तरह के विवाद हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसके अलावा ट्रेड और गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड अ, जो भी विवाद हमें देखने के लिए मिलते हैं वो डब्ल्यूटीओ में देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न देशों द्वारा लगाए जाते हैं। चल, आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। Next is improving access to menstrual hygiene products. Lower or zero taxes may not make much of difference. Low cost sanitary pads work better, but the urban poor are left out. तो ये रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग है, जो कि राइट टू हेल्थ ऑफ वुमेन के रिगार्डिंग इसमें बात की जा रही है कि कैसे एक हाइजीनिक कंडीशन में वो अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में रह सके। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल इक्विटी की बात की गई है कि टैक्सेस को हटा दिया जाए ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ फेमिनाइन हाइजीन प्रोडक्ट्स। तो काफी सारी कंट्रीज ने ये हटा भी दिया है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो केन्या eliminating value added tax on sanitary products in 2004, followed by 17 other countries including India also. Apart from this GST से भी हटाया है और उस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो लेकिन उससे देखा गया कि कंज्यूमर की कॉस्ट कम हो गई और इट इज अ रोबस्ट लीगल फ्रेम विद इन द रिटेल सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस वैट एग्जम्पशन तंजानिया में डिड नॉट यील्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर देश में इसी तरीके से किया जाए, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो वहाँ के इकोनॉमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग देखा जाना कि चाहिए कि जीएसटी को ना लगाई जाए या फिर टैक्स से एग्जम्प्ट करके या फिर वैट एग्जम्प्ट करके किससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं रिगार्डिंग दिस। सो इंडिया ने भी अबोलिश कर दिया टैक्सेस ऑन फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स इन 2018। तो जो एक प्रोग्रेसिव स्टेप था और इससे काफी सारी एडोलिन, तो जैसा देखा भी जाता है कि रूरल एरियाज में इन जब ये पीरियड होता है उसमें वो फीमेल गर्ल्स स्कूल जाना भी नहीं चाहती। तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारण होता है स्कूल से स्पेसिंग करने का। तो क्या नाम है, उसको कम हो जाएगा ये ऐसे इस कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा अगर इस तरीके से कि लो कॉस्ट पे अगर आपको सैनिटरी पैड्स मिलेंगे कि अफोर्डेबल रेट पे मिल रहा है तो आप इजिली एक्सेस कर सकते हो। और आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स भी इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसा कि हम अभी आगे स्कीम में भी देखेंगे रिगार्डिंग दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो एज पर डाटा द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू अवेयरनेस। तो वो स्टेट करती है कि एक्सक्लूसिव यूज ऑफ हाइजीनिक मेथड्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज 4 times हायर अमंग द वुमेन इन रूरल इंडिया विद हायर एजुकेशन। तो जो है वो 62%, लेकिन विदाउट एजुकेशन तो वो 15% उसका उनका हाइजीन भी में भी बैरियर क्रिएट हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं। अब अगर हम स्लम्स की बात करें तो वहां पे भी अफोर्ड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो हम देख सकते हैं कि अगर इन एडुकेट कंडीशन में ये मिलेगा तो कोई भी इसको खरीदेगा नहीं और पुअर पर्सन कैसे इसको एक्सेस करेगा। तो वो एक तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी लाई है। तो स्कीम का नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन एम टू प्रोवाइड 6 सैनिटरी नैपकिन्स एट रुपीज थ्रू आशा। और जब हम जन औषधि की बात करते हैं तो इसी में 1 रुपए में भी एक से 2-2.5 रुपए में भी मिलता है। तो ये हम देख सकते हैं कि रिगार्डिंग दिस तो लो कॉस्ट वाला ज्यादा बेनिफिट कर रहा है एज कंपेयर टू कि जब हम बिल्कुल जीरो या फिर लो कर दे। तो ऐसा आईआईटी अहमदाबाद की स्टडी ने भी रिवील करा है कि 27% रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ सेफ पीरियड प्रोडक्ट्स इन एरियाज विथ स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन मेजर्स कंपेयर टू अदर्स। तो इस टाइप की कंडीशन इंप्रूव हुई है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस
कहीं ना कहीं ये ब्लडी एक साइड में ये वुमेन के लिए बून बनता जा रहा है कि वो हेल्थ के लिए बेटर है, अच्छी कंडीशन, मतलब वो अंदर से डर भी नहीं होता कि इस टाइप की सिचुएशन से वो डील कर पा रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम एनवायरमेंट रिलेटेड इसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सैनिटरी नैपकिन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो हम नेक्स्ट अपने, दिव्या यू कैन स्क्रॉल डाउन, देख भी सकते हैं कि जब हम बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन्स की, तो उनको डिकम्पोज होने में एक बार जब वो 8 से तो उसको 500 साल लग जाते हैं। तो हम यही देख सकते हैं कि इस टाइप के यूज ना करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेंस्ट्रुअल कप्स और रीयूज सैनिटरी पैड्स और बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स को हमें एनहांस करना चाहिए यूज के लिए, रेदर देन सैनिटरी नैपकिन्स एंड टैम्पून्स। तो जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी, वी कैन मूव ऑन दिस पाथ फर्दर अप, ऐसा हम बोल सकते हैं। दीवा, यू कैन ऐड अप। We can move forward. बड़ा खतरा है ब्लू व्हेल गेम। तो हाल ही में देखा गया था कि किस तरह से ब्लू व्हेल गेम का कोई एक रीजन बताया जा रहा है कि अमेरिका में जो छात्रों की जान जा रही है उसके पीछे, क्योंकि इस गेम में सुसाइड गेम भी कहा जाता है। ब्लू व्हेल गेम के अंदर एक ऑनलाइन गेम है जिसमें जो भी उसके अंदर प्रतिभागी होता है, फिर जो भी इस गेम को खेलता है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस दिए जाते हैं। और उन गेम चैलेंजेस को खेलते हुए छात्रों ने 2 मिनट तक सांस रोके रखी, या फिर इस प्रकार के जो चैलेंजेस है वो उन्हें दिए जाते हैं जो उनकी जान के लिए खतरा बन जाते हैं। यह गेम काफी खतरनाक कहा जाता है क्योंकि इससे मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है, या फिर इसके भय के कारण काफी गुमसुम या फिर दूसरों से अलग रहने लग जाते हैं, या फिर किस तरह से इस गेम के आदी होकर या फिर उन प्रतिबंधों में रहकर कि किस तरह से वह उन्हें जान लेने के लिए या फिर आत्महत्या का कारण बन जाता है। जब भारत की बात करते हैं तो भारत में काफी साल पहले भी इस गेम को प्रतिबंध करने की बात चली थी, लेकिन एडवाइजरी जारी कर कर उस चीज को छोड़ दिया गया था। 2017 में एडवाइजरी में कहा गया था ब्लू व्हेल गेम लोगों की आत्महत्या के लिए उकसाने वाला गेम है, इसलिए इसे बच्चों से दूर रहने की सलाह दी गई थी। सहविवादी 2015 में भी से लेकर अब तक गेम में कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये सोचने वाली बात है कि इतनी अ, इस गेम की इस प्रकार की स्थिति होने के बाद या फिर बच्चों को आत्महत्या के लिए उकसाने के बाद अब तक इस गेम के ऊपर प्रतिबंध या फिर कड़े नियम नहीं लाए गए हैं। तो किस तरह से इसके ऊपर कानून बनाए जाए, इसको रोका जाए, या फिर आने वाली नई युवा पीढ़ी को इस खतरे से किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। माता पिता को चाहिए कि वे इस बात के लिए जानकारी रखें और अपने बच्चों को ऐसे गेम खेलने से रोकें, या फिर इस प्रकार की अगर वह देखते हैं कि किस तरह से गुमसुम रहने लगा है, फिर दूसरों से दूर रहने लगा है, फिर इस प्रकार की स्थिति जो कि प्रत्यक्ष रूप से किसी बच्चे के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, इस प्रकार करते हैं तो उनके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है तथा मनोवैज्ञानिकों से संपर्क करना अनिवार्य है। वीरा माता जीजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान मुंबई में स्थित है, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन डील विद जीएस टू गवर्नेंस स्पेसिफिकली। तो फिर हम बात कर सकते हैं क्यूरेटिव पेटिशन की, क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन की भी। तो ये दो वर्ड्स हम इसके रिगार्डिंग यूज कर सकते हैं। तो ये वाली पावर होती है रिगार्डिंग, कोर्ट के पास ये पावर होती है। सो व्हाट वाज इट? इट इज द पावर टू करेक्ट इट्स जजमेंट आफ्टर दे हैव बिकम फाइनल। This is the distinct power from the power of review under the Indian law, which enables all courts to rectify errors which are apparent from their records. तो हम यहाँ पे एक टर्म का मीनिंग समझ चुके हैं कि क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन क्या होता है। और दिस इज नॉट merely the court changing its view on a position of law, but is the reversal of the court's own view कि specific। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की बच्ची को गर्भपात की इजाजत देने वाले आदेश को वापस लिया। तो पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिया जाता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में को बदल सकता है और उसके अंदर परिवर्तन कर सकता है। तो जब हम बात करते हैं इस केस की, तो बलात्कार पीड़ित के माता पिता ने अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए और उसके सुरक्षित संबंधित चिंताओं को देखते हुए यह कहा है कि वो बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की है, जिसके माध्यम से डीवाई चंद्रचूड़ जी की
पीठ ने यह आदेश दिया है कि उनके तहत दिए गए फैसले को बदला जा रहा है। किस तरह से? करीबन 1 सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 सप्ताह के गर्भ अवस्था वाली 14 वर्षीय बलात्कार पीड़ित को चिकित्सक के गर्भपात करने की अनुमति दी थी। तो अनुच्छेद 142 के तहत उन्होंने पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए अपने फैसले को परिवर्तन किया है। जब हम एक्ट की बात करते हैं तो 24 हफ्ते तक गर्भपात करने की इजाजत दी गई है। उसके अलावा जब हम अन्य केसेस की बात करते हैं तो उसके लिए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी अनिवार्य है। अगर 26 हफ्ते की गर्भ अवस्था से संबंधित किसी भी को भी गर्भपात कराना है। तो इसके अलावा यह बात की है किस तरह से मरीजों से वसूले जाने वाले शुल्क को लेकर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी क्लिनिक प्रतिष्ठान या केंद्रीय सरकारी नियमावली 2012 के तहत जिसके नियम 9 को लागू नहीं किया जाए, इसमें यह कहा गया है कि क्लिनिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और संचालन शर्तों से संबंधित है। अधिनियम 9 यह कहता है कि प्रत्येक क्लिनिक और सरकार से परामर्श के समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की सीमा के भीतर प्रत्येक प्रकार के चिकित्सक उपचारों के लिए सेवा शुल्क वसूला जा सकता है। इसी के लिए कहा गया है कि सेवा शुल्क तय किया जा सकता है, लेकिन उसको तय कौन करेगा? यह किस बात के ऊपर निर्भर करेगा, या फिर यह सब बाजार की ताकतों के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना शुल्क किसी से लिया जाए। क्योंकि हो सकता है कि किसी एक डॉक्टर के द्वारा वह शुल्क 1000 रुपए लिया जाए, किसी अन्य डॉक्टर के द्वारा वह शुल्क 10,000 रुपए लिया जाए। तो वह शुल्क किसके ऊपर निर्भर करेगा, और इसकी वजह से आम जनता के ऊपर जो भार है वह बढ़ेगा, और इसकी गोपनीय रखने के तरीके से शुल्क वसूली को बढ़ावा मिलेगा। किस तरह से यह अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है? तो अधिनियम 2012 की नियमावली के अनुसार, नियम 9 के अनुसार मरीजों से लिए जाने वाले शुल्क या निर्धारित करने के आदेश को लागू नहीं करने के लिए अनुरोध किया गया है। सिंगापुर से सीखे रिसाइकलिंग का तरीका। तो अपशिष्ट कचरा प्रबंधन बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। देखते हैं किस तरह से कितनी बड़ी क्वांटिटी में निरंतर कचरा होता है। अगर हम 2024 की बात करें तो देखने के लिए मिला था कि केवल दिल्ली में ही 11,000 टन कचरा एकत्रित होता है, जिसमें से केवल 8,000 टन का ही जो प्रबंधन है वो हो पाता है। 3,000 टन ऐसे ही रह जाता है। तो उसकी वजह से कितनी समस्या उत्पन्न होती है। तो उसके लिए इस प्रकार से रिसाइकलिंग नहीं की जाती या फिर अन्य प्रबंध नहीं किए जाते, तो उसको किस तरह से सुधारा जाए। सिंगापुर में राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी सभी सामान्य और खतरनाक कचरे की देखरेख करती है। वह इसको इकट्ठा करती है। भस्मीकरण संयंत्र में 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उसे जलाया जाता है। जलाने के बाद जो राख बचती है उसे पानी या फिर समुद्र में ना बहाकर किसी ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां पर या फिर उसकी वजह से अन्य हानिकारक समस्याएं ना हो या फिर पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा उन्हें रिसाइकलिंग के विकल्प को चुना जाता है कि किस तरह से सामग्रियों को रिसाइकल करके उनको प्रयोग में लाया जा सके। इसके अलावा पॉलीस्टीरीन आदि जैसे जो पदार्थ है जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, जिन्हें उनके लिए अन्य अलग प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। जब हम खाद बनाने पर लागू करते हैं कि किस तरह से जैविक सामग्री भोजन या पेड़ पौधों के माध्यम से खाद बनाई जा सकती है, इसलिए उन्हें इस प्रकार के प्रयोग में लाया जाता है। जब हम कचरे को जलाने की बात करते हैं तो उसके लिए भी विभिन्न प्रकार के कचरे होते हैं, जिसमें से अलग अलग प्रकार की जहरीली जैसे गैसें निकलती है, और विभिन्न प्रकार के तरीकों से वैज्ञानिक रिसर्च के माध्यम से उन कचरों को अलग तरीके से छाना जाता है, उनका भस्मीकरण किया जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य और पर्यावरण के ऊपर नुकसान ना पहुंचे। दहन की प्रक्रिया उसके माध्यम से बिजली उत्पन्न की जाती है, जिससे लोग खुद के ही कागज, प्लास्टिक, कांच, कचरे को रिसाइकल यहाँ पर खुद कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे बिजली में प्रयोग किया जा सकता है, या फिर जो अन्य प्रयोग है उनको रिसाइकल में प्रयोग करने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता ला सकते हैं। जब भारत की बात करते हैं तो 75% पुनरावृत्ति करने योग्य कचरे का केवल 30% ही पूर्ण विनीकरण हो पाता है। तो इस प्रकार से जो अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था है उसके विकास की काफी संभावना है। किस तरह से उसमें विकास किया जा सकता है। औद्योगिकरण के कारण बड़ी जो जहरीली या फिर खतरनाक कचरा उत्पन्न होता है उसके लिए भी विभिन्न प्रकार के नियमों को अपनाया जा सकता है। किस तरह से प्लास्टिक की बनी बोतल, फिल्म, फोम,
कठोर प्लास्टिक रेसे या फिर जो भी अन्य चीजें होती है उनको कुछ नगर पालिका और नगर निगम के माध्यम से सामान्य उपयोग के लिए लेबल वाले कंटेनर को खुला रखकर छोड़ा जा सकता है, ताकि अगर किसी को उन सामानों की आवश्यकता है तो उसे रिसाइकलिंग के रूप में प्रयोग किया जा सके। और इस रिसाइकलिंग के कार्य को आसान बनाने के लिए सामान्य तथा नगर पालिका की भी सहायता ली जा सकती है। किस तरह से पुनर्चक्रण के विभिन्न फायदों को बनाया जा सकता है। इसके अलावा रिसाइकलिंग न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी एक अच्छा उपाय है। भारत में सामग्री रिकवरी बाजारों के प्रतिवर्ष 6.5% की दर से बढ़ रही है। जब हम 2024 की बात करते हैं तो 537.2 लाख डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो किस तरह से रिसाइकलिंग निर्माता उद्योग को भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे देश में रोजगार उत्पन्न होगा तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी समाधान होगा। जब हम रिसाइकलिंग प्रबंधन की बात करते हैं तो ऐसी 10 कंपनियां हैं जो प्रमुख रूप से इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, जिसके माध्यम से अपशिष्ट संग्रह किया जाता है, उनको पुनर्चक्रण किया जाता है, उनका निष्कासन किया जाता है, खतरनाक रासायनिक का संग्रहण किया जाता है, उनकी ढुलाई की जाती है तथा प्रसंस्करण या प्लास्टिक पुनर्चक्रण जैसे विनाशी कंटेनरों को किराए पर दिया जाता है, ताकि सुनिश्चित एजेंसियों इनको शामिल की जा सके। तो इस प्रकार से अन्य कंपनियों को भी इसके अंदर भागीदार बनाया जा सकता है, ताकि उससे एक उपचारक रूप से जो रिसाइकलिंग या फिर जो प्रबंधन के तरीके हैं वो खोजे जा सके। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ व्यवसाय कचरे के रिसाइकलिंग कर उपयोग और मूल्यवान वस्तु में भी बदले जा सकते हैं। किस तरह से एक वस्तु से किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जा सके, ताकि जो अपशिष्ट निपटान है वह पर्यावरण के लिए स्वच्छ बना रहे। Next is you can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming. Pablo Neruda. दिव्या, आप इसमें क्या ऐड करोगे? चेंज की बात की जा सकती है। इसमें यही है कि जैसे हम फूलों की बात करते हैं तो उनको काटना आसान है, लेकिन जब रोटेशन ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन, इससे जो चेंजेस आते हैं सीजन्स में, क्या आप उसका बदलाव कर सकते हो? वो नहीं हो सकता। तो ये उससे कंपेयर कर रहा है दोनों चीजों को, कि फूलों को काटना बहुत ही ज्यादा आसान काम है, लेकिन क्या रियलिटी में जो फिजिकल ज्योग्राफी के बिहाफ पे जो चीजें हो रही है, क्या आप उसको बदल पाओगे? तो सिमिलरली उसी तरीके से है। इसमें हम इसको मोटिवेशनल वे में ऐसे ले सकते हैं कि हम, कोई मान लो आपको नेगेटिव टोन या इस तरीके से बोल देता है, तो उसकी बात सुन के अपना विश्वास खो देना, वो एक बहुत ज्यादा आसान, वो पेड़ फूलों की तरह काटने की तरह हो गया। लेकिन उसके बावजूद अगर आप वो ना करके दूसरी साइड देखो और उससे किसी की बात इस तरीके से ना सुनो और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते चलो, तो वो एक स्प्रिंग की तरह होगा, एक चेंज लाएगा आने वाले कल में। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज वी आर नेवर गोइंग टू हैव जेंडर इक्वालिटी और नैरो द पे गैप अंटिल वी हैव इक्विटी अमंग कपल्स। ऐसा कहना है क्लॉडिया गोल्डन। सो ये जो पर्सनैलिटी का नाम दिया है, ये नोबल लोरिएट रहे इन द इकोनॉमिक साइंस, अभी रिसेंटली जो हुआ था उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है, और मेंस के आंसर राइटिंग में हम ये पॉइंट लिख भी सकते हैं कि अगर कपल्स के अंदर ही इक्विटी वाला फीचर प्रमोट हो तो कहीं ना कहीं से जेंडर इक्वालिटी और ज्यादा प्रमोट होगी, और वो नैरो होगा पे गैप भी। नेक्स्ट आर्टिकल इज की मीट ऑन एंटार्क्टिका ट्रीटी इन मे। तो अभी आने वाले टाइम में अभी मीटिंग होने वाली है ट्रीटी के रिगार्डिंग। तो ये दिस इज 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी consultative meeting and 26th meeting of the Committee of Environmental Protection CEP 26 मई 20 से 30 तक होगा। कहाँ पे होगी? कोची केरला में ये मीटिंग कंडक्ट की जाएगी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ एंड साइंसेस एंड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं इस ट्रीटी के बारे में। तो एंटार्क्टिक ट्रीटी के बारे में जब हम बात करें तो इंडिया हैज बीन अ कंसल्टेटिव पार्टी टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी सिंस 1983। और हम यहाँ पे देख भी सकते हैं इंडिया सेटअप
फर्स्ट एंटार्क्टिका रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? दक्षिण गंगोत्री में, जो कि इन 1983 इस्टेब्लिश हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें, इंडिया ऑपरेट्स 2 ईयर राउंड रिसर्च स्टेशन, तो उसकी बात करें तो मैत्री बना था 1989 में और भारती 2012 में। तो इससे एक एक्ट बना, ये हम देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम यहाँ पे पूरा ट्रीटी के पॉइंट देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग। फर्स्ट इज नो मिलिट्री रूल्स, तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कोई भी मिलिट्री का यूज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सेकंड इज फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लांट्स एंड डाटा, एनी टेरिटोरियल क्लेम्स पुट ऑन होल्ड। फिफ्थ इज न्यूक्लियर फ्री जोन होना चाहिए। सिक्स्थ इज अप्लाइज टू लैंड बट नॉट सीज। तो ये की पॉइंट है, हम देख सकते हैं। और इस टाइप के पॉइंट्स हमें प्रीलिम्स के जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें दिया जाएगा, तो हम इजिली एलिमिनेट कर पाएंगे अगर हम इसको डीपली देखेंगे तो। ऑल स्टेशंस ओपन टू इंस्पेक्शन बाय अदर नेशनल लॉज अप्लाई टू सिटीजन्स नॉट टू एरियाज, ये भी की फोकस है इस ट्रीटी का। नाइन्थ इज द ट्रीटी में बी मॉडिफाइड एट एनी टाइम, कि किसी भी टाइम हो सकती है। रिक्वायर्ड की कंडीशन क्या है? अनएनिमस एग्रीमेंट ऑफ द ट्रीटी नेशंस। टेंथ इज ऑल ट्रीटी नेशंस टू एंश्योर नो वन कैरिड आउट एक्ट्स अगेंस्ट द ट्रीटी। तो ये सब पॉइंट्स थे रिगार्डिंग एंटार्क्टिका ट्रीटी, ये हम देख सकते हैं। दिव्या, यू कैन ऐड अप इफ यू वांट सम पॉइंट्स। पंजाब में उद्योग का पलायन। हम देखते हैं कि किस तरह से स्वतंत्रता के बाद या फिर उसके बाद से भी 2011-12 तक निरंतर देखने के लिए मिला है कि किस तरह से पंजाब जो है प्रति व्यक्ति आय में आगे रहा है। लेकिन निरंतर देख अब हाल ही के समय में देखने के लिए मिला है किस तरह से प्रति व्यक्ति आय गिरता जा रहा है। जो कि किसी समय पर दूसरे स्थान पर था, वह अब गिरकर 19वें स्थान पर पहुंच गया है। किस तरह से जो प्रगति का दूसरा स्थान पर राज्य था, उसकी प्रगति की रफ्तार धीमी होती जाती है। तो किसके इसके क्या कारण हो सकते हैं? देश के सर्वोच्च स्थान में से एक है पंजाब, जो कि 5 नदियों के समूह पर बसा हुआ शहर, जहाँ कृषि के प्रति हिस्सा था जो कि 24% था, उद्योग का 28.4% था, वहीं सेवाओं में 47.6% था। जो 2022-23 में देखने के लिए मिला है कि कृषि का हिस्सा 28.94% हो गया है, जबकि उद्योग और सेवा का हिस्सा गिरकर 25.51% और 45.91% हो गया है। किस तरह से उद्योग और सेवाओं का हिस्सा क्रम से घटा है। जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा का जीडीपी स्तर हमें देखने के लिए मिलता है वह किस तरह से निरंतर बढ़ता जा रहा है। कि वहीं गुजरात के उद्योग स्तर कालखंड में 36% हो गया। तमिलनाडु जैसे स्टेट में हमें देखने के लिए मिलता है जो निरंतर प्रगति कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जब हम देखते हैं कि पंजाब में क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण यहाँ हमें प्रति व्यक्ति आय गिरती हुई दिखती है। एक है कि भूमि के जल का अत्यधिक दोहन, जिसकी बड़ा कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में ट्यूबवेल लगाए गए हैं, जिसके कारण से वहां जल का दोहन होता है। इसके अलावा किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाती है, फिर अन्य प्रकार की ऐसी सुविधाएं दी जाती है जिसके कारण पर्यावरण का दोहन होता है, और इसी वजह से जिसके इस प्रकार के परिणाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अन्य कारण है डार्क जोन, कि किस तरह से पंजाब जो है डार्क जोन में बदलता जा रहा है। किस तरह से वहां का जो भूमिगत जल की उपलब्धता है वह उसमें अत्यधिक कमी आती जा रही है, और जो जिस प्रकार की नीतियां वहां अपनाई जा रही है प्रभावी रूप से वहां के लिए उचित नहीं है, जिस वजह से वहां के उद्योगों पर प्रभाव पड़ रहा है, और उनकी वजह से जो सुविधाएं उद्योगों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही, और वह एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाने या फिर विदेशों में जाने की सिवा उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। इसके अलावा जब हम पर्यावरण कानूनों की बात करते हैं तो वह इतने कठोर है कि उनका पालन करना असंभव हो जाता है। इन स्थितियों में उद्योगों के बंद होने के अलावा और कोई कारण नहीं बचता। पंजाब में उद्योग और बिजनेस को पानी देने से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जिसके कारण उद्योगों को घाटा होता है। तो एक निश्चित
फिक्स ना होने के कारण वहाँ समस्या देखने के लिए मिलती है। वहीं जब गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जिसका कारण है आर्थिक विकास के कारण ढांचा, जिस प्रकार की सुविधाएँ वहाँ प्रदान की गई है, लॉजिस्टिक खर्च को कम किया जा रहा है और उद्यमियों के लिए जो सुविधाएँ वहाँ प्रदान की जानी चाहिए, वह सब की जा रही है। जब हम देखते हैं कि समुद्र से दूरी अत्यधिक है, वहाँ पर जो अन्य समस्याएँ हमें देखने के लिए मिलती है कि किस तरह से एयर कार्गो की सुविधा आरंभ की गई थी, लेकिन एयर कार्गो के माध्यम से जो बैंक लिंक ना होने के कारण जो वर्तमान समय में एयर कार्गो की केवल 20% सुविधा ही प्रयोग की जा रही है, जिसकी वजह से लंबे समय से कोई उद्योग या नीति वहाँ पर लागू नहीं की गई है। उद्योग नीति ना होने के कारण, वहाँ आवश्यक ढाँचा ना होने के कारण उद्योग में निरंतर गिराव देखने के लिए मिलता है। शोध एवं विकास के गंभीर कमी के कारण, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण यह सभी गंभीर समस्याएँ वहाँ उत्पन्न होती है। किस तरह से जो कृषि स्तर है, आमदनी का स्तर है और जो रोजगार का स्तर है, वह निरंतर गिरता जा रहा है। साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी अत्यंत हानिकारक स्थिति वहाँ उत्पन्न होती जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आंसर